अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो देखने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही दर्दनाक भी वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बांग्लादेश के ऊपर है। बांग्लादेश के हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। कितनों की जानें जा चुकी हैं, कितना वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वहाँ पे तमाम घायल लोग हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ की हालत ख़राब है। क्यों हालत ख़राब है, क्या वजह है, आइए ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये आखिर बांग्लादेश में हालात इतने ख़राब क्यों हो गए हैं, क्या वजह है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। दोस्तों ये है बांग्लादेश, हमारी दुनिया का एक छोटा और नया मुस्लिम देश। मगर इस बहुत ही छोटे से देश ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर तरफ मीडिया में इसी देश के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के विजुअल्स इस बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं वो लोगों के दिलों को दहला देने वाले हैं। वो इतने ज्यादा खौफनाक हैं कि जिनको ना तो आप देख सकते हैं और ना ही यूट्यूब दिखाने दे सकता है। आसान भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि पिछले चंद दिनों के अंदर ही वहाँ पर 115 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल लोगों का आंकड़ा भी सैकड़ों से अब हजारों के करीब बताया जा रहा है। और इनमें भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे होंगे। बांग्लादेश की सड़कें कि जो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के आम लोगों से या स्पेशली मैं कहूँ तो वहाँ के स्टूडेंट से फुल नजर आ रही थी। और जहाँ से ही ये सारा पूरा मैटर शुरू हुआ था, अब वहाँ पर पुलिस, आर्मी और इवन अब तो आर्मी के टैंक्स भी नजर आने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला उनके अपने लोगों से नहीं बल्कि किसी गैर और खतरनाक दुश्मन के साथ है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और उस चीज का नाम है कोटा सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या? आखिर इसमें ऐसी भी क्या खास या खतरनाक बात है कि जिसकी वजह से जहां एक तरफ बांग्लादेश के आम लोग हर चीज को भूल चुके हैं, हॉस्पिटल्स, जेल या फिर मौत या फिर जख्म, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना भी अपनी सारी हदें पार कर रही हैं और हर तरह से इन आम लोगों को, इनकी मांग को कुचलना चाहती हैं। तो दोस्तों ये जो कोटा सिस्टम है, ये आसान भाषा में बस आप इतना समझिए कि ये वही है कि जिसको हम लोग इंडिया में रिजर्वेशन या फिर आरक्षण कहते हैं। बस बांग्लादेश में इसको आमतौर पर कोटा सिस्टम कहा जाता है। बांग्लादेश के अंदर ये सरकारी नौकरियों में लगभग 56 यानी कि 56% के करीब पाया जाता है, जिसमें से 30% के करीब तो जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज हैं उनको दिया जाता है। 10% के करीब विमेन यानी कि औरतों को दिया जाता है ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। बाकी का 10% उन कुछ खास गिने चुने इलाकों के लिए है कि जो बाकी बांग्लादेश से काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। आखिर के बचे हुए 6% में से 5% तो इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए है, जबकि 1% डिसेबल लोगों के लिए, मतलब जो भी किसी तरीके से अपाहिज वगैरह हैं। अब इस पूरे कोटा सिस्टम का, इस पूरे रिजर्वेशन का मतलब ये निकलता है कि अगर सरकार की तरफ से 100 सरकारी नौकरियां आती हैं तो सबसे पहले उन 100 सरकारी नौकरियों में से 30 तो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को दे दी जाएंगी, 10 औरतों को दे दी जाएंगी, 10 सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके के लोगों को दे दी जाएंगी, बाकी की 6% भी इसी तरीके से बांट दी जाएंगी। तो सिर्फ बचेंगी 44 सीट्स और उन्हीं पर ही बाकी पूरे बांग्लादेश को लड़ना होगा, मतलब मुकाबला करके अपनी जगह बनानी होगी। और ये सब कुछ ऐसी कंडीशन में होगा या फिर ऑलरेडी हो रहा है कि जब बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों की पहले से ही हद से ज्यादा कमी है। दोस्तों अब इस कोटा सिस्टम को थोड़ी और बारीकी से समझने के लिए और आखिर कौन किस तरफ खड़ा है, किसको इससे फायदा है, किसको इससे नुकसान है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है सन 1971 की कि जब इंडिया की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने में कामयाब हुआ। इस देश के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे वही शेख मुजीबुर रहमान के, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। देश बनते ही इस कोटा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जिसमें 30% की एक बड़ी हिस्सेदारी तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज के लिए रखी गई, यानी वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए, बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल ये कोटा सिस्टम तब से लेकर आगे तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। जब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे बड़े हुए तो उनको भी इसका भरपूर फायदा ही मिला। मगर फिर सन 2018 में वहाँ की आम पब्लिक ने और स्पेशली बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एक बड़ी मुहिम शुरू की और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। प्रदर्शन बहुत ज्यादा बड़े लेवल के हुए और सीधी मांग यही थी कि इस पूरे कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल के थे कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इस पूरे ही कोटा सिस्टम को खत्म करना पड़ा। यानी ना सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज वाले 30% को, बल्कि उसके साथ में जो बाकी का बचा हुआ 26% है उसको भी खत्म कर दिया गया। लेकिन उसी वक्त फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के ही कुछ लोग या फिर बाकी भी कुछ लोग कि जो इस कोटा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो कोर्ट पहुंच चुके थे। कोर्ट में लंबे वक्त तक सुनवाई चली और अभी कुछ वक्त पहले ही कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हाँ भाई कोटा सिस्टम तो बाकी रहना चाहिए। बस इसी ने पूरे बांग्लादेश में चिंगारी लगा दी। बिल्कुल उसी तरह से ही प्रोटेस्ट शुरू किए गए कि जिस तरह से सन 2018 में हुए थे। शायद ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल के नहीं होते और इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं करते अगर वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना से एक बड़ी गलती नहीं होती। दरअसल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप 56% में से 26% को बाकी रखिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर उस 30% को खत्म कर दीजिए कि जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को दिया जाता है। क्योंकि पहले फ्रीडम फाइटर को दिया जा रहा था वो अच्छी बात थी, औलादों को भी दिया गया तब भी ठीक ठाक था, मगर आखिर अब क्या तो बनता है कि उनकी भी औलादों को और उसके बाद उनकी भी औलादों को इस तरह से दिया जाता रहे, बावजूद इसके कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की पहले से ही इतनी कमी है। इस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को एक तरह से धमकाते हुए ये पब्लिकली कहा कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों रजाकार वर्ड को बांग्लादेश में
एक गद्दार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 1971 में इन लोगों की आज़ादी की लड़ाई में जो एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना हो, उसी ग्रुप का नाम रजाकार था। तो इसीलिए जैसे ही वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये देखा कि हमारी खुद की प्रधानमंत्री ही हमको रजाकार यानी कि गद्दार कह रही हैं, तो वो लोग बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने बाकायदा ये स्लोगन दिया कि अगर हक कहना और हक मांगना ही गद्दार होना है तो हम गद्दार ही हैं। और उसके बाद फिर उस तरह के हालात बनना शुरू हुए कि जिनकी तस्वीरें लगातार हम लोगों के मोबाइल फोन के अंदर आ रही हैं। शेख हसीना ने इन तमाम लोगों की आवाज को दबाने के लिए और कुचलने के लिए पुलिस को तो उतारा ही, सड़कों वगैरह पर कर्फ्यू लगवा दिया गया, मगर हालात उस वक्त और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो गए कि जब बांग्लादेश छात्र लीग के स्टूडेंट्स ने उतरना शुरू कर दिया। दरअसल शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी अवामी लीग, उसी का एक स्टूडेंट विंग है कि जिसको बांग्लादेश छात्र लीग के नाम से जाना जाता है। शेख हसीना ने इन तमाम प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को, आम लोगों को काउंटर करने के लिए इस रिजर्वेशन के फेवर में अपने इस स्टूडेंट विंग को उतार डाला। नतीजा ये हुआ कि दंगे जैसे हालात बन गए। इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, मारना पीटना शुरू कर दिया, बल्कि कत्ल तक कर डाला। थानों वगैरह में आग लगा दी गई, बहुत सारी पब्लिक और सरकारी प्रॉपर्टीज जलकर खाक हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से कई अलग अलग तरह के क्रैकडाउन के साथ साथ इंटरनेट के फुल्ली शटडाउन होने की भी खबरें आई। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर शेख हसीना को इस कोटा सिस्टम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? आखिर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को मिलने वाले इस 30% रिजर्वेशन से शेख हसीना को ऐसा क्या फायदा है कि जिसकी वजह से वो अपनी पूरी राजनीति को और अपनी पूरी ग्लोबल इमेज को भी दांव पर लगा रही हैं? क्योंकि जाहिर है जो कुछ भी हो रहा है उससे सबसे ज्यादा बदनामी तो शेख हसीना की ही हो रही है, जिनके ऊपर पहले से ही लगातार ये सवाल उठते ही आए हैं कि वो सही तरीके से इलेक्शन में जीत कर नहीं आती हैं, बल्कि वो तो अब एक डिक्टेटर की तरह ट्रीट करने लगी हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज वाला 30% का रिजर्वेशन है, इसका ज्यादातर फायदा, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सारा फायदा ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम लोगों को इतिहास में मिलेगा। दरअसल सन 1971 में इंडिया की मदद से जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई को पाकिस्तान के खिलाफ लीड कर रहे थे, वो शेख मुजीबुर रहमान इन्हीं शेख हसीना के फादर थे। और अवामी लीग नाम की वो पार्टी भी शेख मुजीबुर रहमान ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी कि जिसकी आज शेख हसीना मुखिया हैं और जिस पार्टी से ही वो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। तो अब जाहिर है कि जो लोग भी उस दौर में फ्रीडम फाइटर्स थे यानी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, वो या तो खुद इस पार्टी का हिस्सा थे या इस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते थे या इसके सपोर्टर थे या कम से कम शेख मुजीबुर रहमान के दोस्त वगैरह ही थे। लेकिन दोस्तों, फिर हुआ ये था कि इस नए और आजाद बांग्लादेश के इतिहास के सबसे बड़े हीरो यानी शेख मुजीबुर रहमान इस देश की गद्दी पर सिर्फ 4 साल ही बैठ सके थे, क्योंकि 1975 में फिर वहाँ की आर्मी ने इनका तख्ता पलट कर दिया था। न सिर्फ तख्ता पलट हुआ बल्कि जुल्म की सारी हदें भी पार कर दी गई थी। इनके साथ इनकी पूरी ही फैमिली को कत्ल कर दिया गया। हर इंसान को, अब वो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, इवन बच्चा भी हो, इनकी फैमिली में उस दौर में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच सका था, जिनका नाम था शेख हसीना। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी और उस दौर में जर्मनी के अंदर थी। उसके बाद लंबे वक्त तक बांग्लादेश पर मिलिट्री का ही राज रहा और जब तक मिलिट्री का राज रहा तब तक शेख हसीना जर्मनी से तो वापस आ गई, लेकिन बांग्लादेश नहीं जा सकी। इंडिया ने उनको पनाह दी और इंडिया में ही उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त गुजारा, इसीलिए उनको आज भी इंडिया की बेटी भी कहा जाता है। फाइनली बड़ी जोर जबरदस्ती के बाद 1990 के दौर में बांग्लादेश में फिर से चुनाव कराने का फैसला किया गया, मगर अब तक वहाँ की राजनीतिक हालत काफी हद तक बदल चुकी थी। वहाँ की राजनीति में अब 2 बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ चुकी थी, जिनमें से पहली तो थी अवामी लीग कि जिसकी किसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने बुनियाद रखी थी और अब इसकी मुखिया उनकी बेटी यानी कि शेख हसीना थी। जबकि जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम था BNP मतलब कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की बुनियाद 1975 में उसी जनरल ज़ियाउर रहमान ने रखी थी कि जिसने उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करके उनको उनकी पूरी फैमिली के साथ कत्ल किया था। मगर अब क्योंकि जनरल ज़ियाउर रहमान की भी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी इस पार्टी यानी BNP की कमान भी एक लेडी के ही हाथ में थी कि जो उनकी विधवा हैं और जिनका नाम है खालिदा जिया। हुआ ये कि 1990 के बाद में होने वाले इस चुनाव में बाजी मारी खालिदा जिया ने और वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 1996 तक रही, मगर फिर गद्दी से हटना पड़ा और इस चुनाव में बाजी मारी शेख हसीना ने। ये 2001 तक रही और उसके बाद इनकी हार हो गई और एक बार फिर से गद्दी पर एंट्री हुई खालिदा जिया की और इन्होंने एक बार फिर से 2006 तक बांग्लादेश की कमान को संभाला। फिलहाल मौजूदा वक्त में शेख हसीना ही बांग्लादेश की गद्दी पर बैठी हुई हैं और ये पिछले 15 साल से लगातार बैठी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने 2009 में इलेक्शन जीता, 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में भी जीता। दूसरी तरफ जो खालिदा जिया हैं वो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। इवन उनकी पार्टी ने या बाकी विपक्षी पार्टी ने तो 2024 के इलेक्शन का बाइकॉट ही कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक ये इलेक्शन तो सिर्फ ड्रामा है, वरना धांधली के जरिए से आखिर में जीतना शेख हसीना को ही था। दोस्तों, आखिर में मैंने आप लोगों को ये जो बांग्लादेश की राजनीति का पूरा इतिहास बताया, ये समझाने के लिए बताया था ताकि आपको ये भी बता सकूं कि जब जब इतिहास में शेख हसीना या उनकी पार्टी बांग्लादेश के अंदर पावर में आती है तब तब ये रिजर्वेशन वापस आ जाता है और जैसे ही खालिदा जिया की पार्टी या कोई और बंदा वहाँ की गद्दी पर बैठता है तो ये रिजर्वेशन गायब हो जाता है। यानी ये पूरा कोटा सिस्टम, ये रिजर्वेशन वहाँ के आम लोगों से कम बल्कि शेख हसीना की पार्टी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे फायदा तो शेख हसीना की पार्टी को ही मिलता है, इसीलिए वो हमेशा इसको वापस लाती हैं और इस वक्त भी जब इस पर खतरा मंडरा रहा है तो सारी हदें पार कर रही हैं, लेकिन इसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में जाते जाते ये भी बताता चलूं कि जब बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी, इतनी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, हर तरफ खून ही खून नजर आने लगा, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया फैसला भी सुना दिया है, जिसके मुताबिक उसने इस रिजर्वेशन को खत्म तो नहीं किया है लेकिन बिल्कुल न होने के बराबर कर दिया है। जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को 30% के करीब मिलता था उसको 5% कर दिया है और बाकी कैटेगरीज में भी जो रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल न होने के ही बराबर कर दिया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने और बाकी आम लोगों ने
ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली खत्म करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यही है कि कोर्ट ने तो पहले भी फैसला सुनाया था, लेकिन गवर्नमेंट वाकई इस पर अमल करेगी इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि मुमकिन है कि गवर्नमेंट फिर से अपनी मनमानी करने लगे। इसीलिए गवर्नमेंट को फौरन कानून की शक्ल में इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों की मांग ये भी है कि जो कुछ भी हुआ उस मामले में भी इंसाफ दिया जाए, यानी जिन लोगों की इस प्रोटेस्ट में डेथ हुई है, मौतें हुई हैं, उन सबको नौकरियां वगैरह दी जाए या किसी और तरीके से उनकी भरपाई की जाए। जो लोग घायल हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर इलाज दिया जाए। जो लोग जेल में बंद हुए हैं सिर्फ इस प्रदर्शन करने की वजह से उनको आज़ाद किया जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा बांग्लादेश के हालात के बारे में कि वहाँ के हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, कितने बेचारे अस्पताल में घायल एडमिट हैं, मौत से ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, उन सब के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला सब के तमाम पूरी दुनिया में सुकून अमन अमान कायम रखें। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भी दुआ करिएगा। तो ये हमारा रिएक्शन था, हमने देखा समझा, जो सच्चाई थी हकीकत थी वीडियो जरिए से हमने देख लिया है। तो फिर उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।